एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब? आज हम अपने एसएसटी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। अब नेशनलिज्म का क्या मतलब होता है? नेशनलिज्म मतलब देशभक्ति या फिर देश के लिए प्रेम। इंडिया में ऐसी सिचुएशन कब आई जब नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी, नेशनलिज्म का जो इमोशन था, वो पूरे इंडिया में फैल गया। जब ब्रिटिशर्स का राज था, ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया पे बहुत ज़्यादा इनजस्टिस करते थे, बहुत ज़्यादा ऑपरेशन करते थे, मतलब अन्याय करते थे, साथ ही साथ मारपीट, मार-काट ऐसे-ऐसे वो काम करते थे, जिससे कि इंडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और इंडियंस के मन में अब ये आ गया था कि इंडियंस जो है वो ब्रिटिशर्स को भगा दे और इंडिया जो है वो पूर्ण स्वराज बन जाए। व्हाट इज़ पूर्ण स्वराज? मतलब इंडिया जो है, इंडिया के लोग इंडिया पे रूल करें, कोई बाहर की कंट्री आके इंडिया पे रूल ना करे। सो दिस इज़ पूर्ण स्वराज। सो सारे के सारे जितने भी इंडियंस हैं वो पूर्ण स्वराज को डिमांड कर रहे थे। ब्रिटिशर्स को पूरी की पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो अपनी कंट्री से भगा दें। इसलिए बहुत सारे मूवमेंट्स करे गए इंडिया में, जिससे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हार मानकर चले जाएँ हमारे इंडिया से। और वो जो मूवमेंट्स है वो बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने किए थे, और सबसे बड़ा रोल किसका है? महात्मा गांधी जी का। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से अपना चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, सो अब देखो, सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने हमारे इंडिया में सत्याग्रह मूवमेंट किया था। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया नेशनलिज्म इन इंडिया के लिए इंडिया में बहुत सारे मूवमेंट्स हुए थे। तो सबसे पहले मूवमेंट हुआ था सत्याग्रह, जो कि महात्मा गांधी जी ने करवाया था। अब सत्याग्रह जो है वो सत्य, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है हमें, सत्य के ऊपर आधारित था। वो कहते हैं गांधी जी कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं, हमारे साथ अन्याय करते हैं, लेकिन हम जो हैं वो ब्रिटिशर्स को सच के आधार पर इस कंट्री से अलविदा कहेंगे। मतलब हम किसी ब्रुटैलिटी में हाथ नहीं देंगे। बेशक ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ कितना ही बुरा किया, हम उनके साथ उतना बुरा नहीं करेंगे। हम जो है सच का साथ देंगे, हम जो है पीस से सारे के सारे काम करेंगे। ठीक है, तो सत्याग्रह जो था वो पीसफुल एजिटेशन था, पीसफुल मास एजिटेशन था। ठीक है, सो सत्याग्रह जो है वो सच के ऊपर आधारित था। अब गांधी जी जो है वो इंडिया में 1915 में आए थे फ्रॉम दी साउथ अफ्रीका, और उन्होंने आते ही सत्याग्रह मूवमेंट को स्टार्ट किया था। गांधी जी ने कहा था कि हम जो है वो सच्चाई का साथ देंगे, और एक लड़ाई को सच से और पीसफुल तरीके से भी जीता जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि एक लड़ाई जो है वो अन्याय से, मार-काट से ही जीती जाए। ठीक है, और वो लास्ट में कहते हैं कि सच की हमेशा जीत होती है। तो इसलिए हम इंडियंस जो हैं, बेशक हमारे साथ कितना ही बुरा किया हो ब्रिटिशर्स ने, लेकिन हम जो है वो हर लड़ाई प्यार से और सच के आधार पर करेंगे। तो ये सत्याग्रह ये था। वो कहते हैं एक सत्याग्रही जो है, मतलब जो सत्याग्रह को फॉलो करता है, एक सत्याग्रही सच के आधार पर ही लड़ाई को जीत सकता है। ठीक है, उसके बाद ऐसा ज़रूरी नहीं था कि जो सत्याग्रह है वो स्टार्ट करते ही पूरी इंडिया में फैल गया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सत्याग्रह जो है वो धीरे धीरे फैला था इंडिया में। सबसे पहले 1916 में जो सत्याग्रह है वो चंपारण में आया था। ठीक है, वहाँ पे क्या होता था, जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, प्लांटेशन वर्कर्स इन द सेंस पीजेंट्स जो थे, किसान जो थे, उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार, अन्याय करा जाता था। कौन करते थे? जो ज़मींदार हो गए, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स हो गए, उनसे बहुत ज़्यादा रेंट लिया करते, उनको सैलरी नहीं दिया करते, ऊपर से बहुत लंबे लंबे टाइम तक उनसे काम भी कराते थे। तो इसीलिए सबसे पहले जो सत्याग्रह मूवमेंट है वो चंपारण में आया था 1916 में, ताकि वो पीजेंट्स को इंस्पायर कर सके कि उन्हें किस तरीके से लड़ना है सच के आधार पर, और पीसफुली उन्हें लड़ना है। उसके बाद 1916 के बाद 1917 में सत्याग्रह जो है वो खेड़ा में आया, ताकि वो पीजेंट्स और किसानों को सपोर्ट कर सके। ठीक है, 1917 में सत्याग्रह जो है वो अहमदाबाद में आया था, ताकि जो कॉटन मिल के वर्कर्स हैं वहाँ पर वो सपोर्टेड रहे। फिर उसके बाद हिंद स्वराज के बारे में बताया गया है। व्हाट इज़ हिंद स्वराज? हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी ने एक बहुत ज़्यादा फेमस किताब लिखी थी। इस किताब में उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में बताया हुआ है। अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था? देखो,
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो गांधी जी ने स्टार्ट किया था। इस मूवमेंट में ये था कि गांधी जी सबको कह रहे हैं कि तुम ब्रिटिशर्स के साथ किसी भी चीज़ में कॉपरेट मत करो, कोई भी बात मत मानो ब्रिटिशर्स की, और उन्हें उकसाओ अंदर से ही कि तुम इंडिया को छोड़ के चले जाओ। तो ये था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एंड इसी मूवमेंट के बेस पे उन्होंने एक अपनी फेमस किताब लिखी थी जिसका नाम क्या था, हिंद स्वराज। ठीक है। उसके बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1914 से लेकर 1918 तक। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कुछ नई इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस आ गई थी इंडिया में। अब वो कौन कौन सी नई इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस थी वो हमें पढ़नी है। मैनचेस्टर जो है, मैनचेस्टर एक टाइप का कपड़ा है जो कि ब्रिटेन से इंडिया में इंपोर्ट कराया जाता था, और इसकी जो प्रोडक्शन है वो होती थी इंडिया में। बट जब वॉर हुआ था बिटवीन 1914 टू 1918, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तब इंडिया में जितनी भी ब्रिटिश मिल्स थी, जितनी भी फैक्ट्रीज थी, और इंडिया में जो फैक्ट्रीज थी, दोनों के दोनों मिलके वॉर के जो प्रोडक्ट्स है, अब वॉर करने के लिए गोला बारूद, इक्विपमेंट्स, फर्स्ट एड, सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना, तो वो सारी चीज़ों का प्रोडक्शन जो है वो सारी की सारी फैक्ट्रीज में होने लग गया था, और किसी चीज़ का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा रेयर हो गया था, तो इसलिए मैनचेस्टर का जो इम्पोर्ट था वो बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन हो गया था। ठीक है। और जो भी वॉर नीड्स थी वो सारी की सारी मिल्स में प्रोड्यूस होती थी। एज अ रिजल्ट जो नई नई फैक्ट्रीज है वो आने लग गई थी इंडिया में, जिससे कि नए नए लोगों को, नए नए एम्प्लॉयज़ को जॉब मिलने लग गई थी, और उन एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा ज़्यादा टाइम के लिए काम कराया जाता था। उसके बाद जो कॉटन की प्रोडक्शन है वो भी, उसकी भी मार्केट चली गई थी इंडिया से, और जो एक्सपोर्ट था कॉटन क्लोथ का ब्रिटेन से वो भी बिल्कुल ही कम हो गया था बिकॉज ऑफ वॉर। ठीक है। तो वॉर के बाद बिल्कुल ही कॉटन प्रोडक्शन जो है वो बहुत गिर गया था, और जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था कि यूएस, जर्मनी, जापान से कॉम्पीट किया जाए। ठीक है। तो कॉटन की जो प्रोडक्शन थी वो भी बिल्कुल ही कम हो गई थी। अब हम बात करते हैं और कौन कौन से मूवमेंट या फिर कौन कौन से एक्ट आए थे ड्यूरिंग नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है। द नेक्स्ट इज रॉलेट एक्ट। द रॉलेट एक्ट, इसमें क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर आ गई थी, बहुत ज़्यादा शक्ति या फिर एक इनॉर्मस पावर आ गई थी, जिसके थ्रू वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे विदाउट अरेस्ट वारंट, और वो उसको अपनी जेल में रख सकते थे 2 सालों के लिए, और उस पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे। तो ये था रॉलेट एक्ट 1919। नेक्स्ट इज जलियांवाला बाग इंसिडेंट। जलियांवाला बाग इंसिडेंट से तो हम सभी वाकिफ हैं। ये कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, जिसमें जो विलेजर्स थे वो बहुत ज़्यादा ग्रुप में थे, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, वो सभी लोग बैसाखी के मेले का आनंद लेने आए थे, उसको अटेंड करने आए थे। और ये जो बैसाखी का मेला है ना वो जलियांवाला बाग के ग्राउंड में हो रहा था। तो किसी भी विलेजर को ये नहीं पता था कि वहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ है। मार्शल लॉ क्या होता है कि किसी भी एक एरिया को आर्मी जो है कब्जा लेती है या फिर उसकी निगरानी करती रहती है। ठीक है। और कंट्रोल में रखती है उस एरिया को। तो जलियांवाला बाग के ग्राउंड में बहुत ज़्यादा मार्शल लॉ लगा हुआ था, एंड किसी भी विलेजर को पता नहीं था। बैसाखी फेयर उसी ग्राउंड में हो रहा था। तो फिर क्या हुआ, अचानक से जनरल डायर आए अपने ब्रिटिश ट्रूप्स या फिर आर्मीज़ के साथ, और सारे के साथ जितने भी गेट थे, एग्जिट पॉइंट्स थे, वो बिल्कुल ही बंद कर दिए ताकि कोई भी बाहर ना जा सके। उसके बाद जनरल डायर और उनके ब्रिटिश ट्रूप्स ने ओपन फायर कर दी, जिससे कि बहुत सारे लोगों की जान चली गई। फिर जैसे जैसे ये जो बातें थी कि जलियांवाला बाग में ऐसा ऐसा हुआ, इसकी सारी जगह न्यूज़ फैली है, जिससे कि नॉर्थ इंडिया के जितने भी टाउन से, जितने भी इलाके थे, उनकी गलियों में बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी थी। लोगों में इतना गुस्सा आ गया था कि उन्होंने बहुत सारे हड़ताल किए, मारकाट की, एंड उसके बाद जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उस पर अटैक भी किए थे। ठीक है। उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मैंने आपको बताया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किया था कि तुम ब्रिटिशर्स की कोई भी बात मत मानो, एंड ब्रिटिशर्स को प्रोवोक करो कि वो इंडिया से चले जाएं। तो ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो नागपुर में दिसंबर 1920 में अडॉप्ट किया गया था। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होंगी, तो उसके क्या इफेक्ट पड़े इंडिया की इकोनॉमी पे वो हमें पढ़ना है। जो फॉरेन गुड्स थे, जो बाहर के चीज़ें थी, वो सारी इंडिया में बॉयकॉट कर दी गई थी। जो लीकर शॉप्स थी, यानी कि शराब की जो दुकानें थी, वो उन पे धरना दे दिया गया था। जो फॉरेन क्लॉथ्स थे उनको जला दिया गया था। जो फॉरेन क्लॉथ का इम्पोर्ट था वो बिल्कुल आधा हो गया था इन 1921 से 22 तक, और उसकी वैल्यू जो है वो 102 करोड़ से 57 करोड़ पे आ गई थी। क्यों आ गई थी? अब
इतना सारा ब्रिटिशर्स इंडियन के साथ बुरा कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इंडियंस जो है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ भड़केंगे, और फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया था इस तरीके से, ठीक है। फिर बहुत सारे मर्चेंट्स और ट्रेडर्स जो थे, जो बिजनेस लाइन में थे बेसिकली, उन्होंने फॉरेन गुड्स के साथ ट्रेड करने के लिए मना कर दिया, और फाइनेंस के लिए भी मना कर दिया कि हमें इसमें कोई भी टिकन्ने भी नहीं लगाएंगे, और उन्होंने फॉरेन गुड्स का ट्रेड भी मना कर दिया था। उसके बाद जो लोग थे उन्होंने इम्पोर्टेड क्लोथ्स को पहनना बिल्कुल छोड़ दिया था, और उन्होंने इंडियन क्लोथ्स जो होते थे उनको पहनना चालू किया था। फिर इंडियन टेक्सटाइल जो मिल्स थी उसकी प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी बढ़ गई, हैंडलूम्स जो है उनकी भी प्रोडक्शन, उनके अंदर प्रोडक्शन होने लग गई, और जो खादी था वो पॉपुलराइज होने लग गया था। खादी जो है वो एक ऐसा कपड़ा है जो कि इंडिया में बना हुआ है, एंड खादी एक ऐसा स्पेशल कपड़ा है जो गर्मियों में ठंडा रहता है एंड सर्दियों में गर्म रहता है, तो ये उसकी खासियत थी। तो उसका जो यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज होने लग गया था। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कंट्री साइड पे कैसा था, मतलब कंट्री के बाकी इलाकों में कैसा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वो देख लेते हैं। अवध में जो पीजेंट्स थे, ठीक है, अवध में एक पीजेंट मूवमेंट स्टार्ट किया था, किसने, बाबा रामचंद्र ने। किसके खिलाफ चालू किया था, जो जमींदार होते थे, लैंडलॉर्ड्स या फिर तालुकदार्स होते थे ना, उनके खिलाफ बाबा रामचंद्र ने एक पीजेंट मूवमेंट को स्टार्ट किया था। उसमें क्या था, जो ज़मींदार होते थे वो बेचारे पीजेंट से बहुत हाई रेंट मांगते थे, और टैक्सेस कहते थे कि भाई तुम टैक्सेस भरो, और उनको बहुत लंबे लंबे टाइम तक काम कराते थे, और उनकी सैलरी भी नहीं देते थे, ठीक है। जैसे आज के ज़माने में तो अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो एक बहुत अच्छे सा कॉन्ट्रैक्ट आता है कि आप इतने टाइम से इतने टाइम तक काम कर सकते हो, या फिर सब कुछ लिखा होता है इस कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन पहले अगर पीजेंट किसी की भी ज़मीन पे, लीज लैंड पे काम करते थे, तो उनको कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं थी, ना ही उनके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट होता था, कोई भी मतलब जॉब सिक्योरिटी नहीं होती थी उनके पास। तो द पीजेंट मूवमेंट में जो पीजेंट्स की डिमांड थी वो क्या क्या थी, कि उनका रेवेन्यू जो है वो रिड्यूस कर रखा है, और बेगास जो है वो उनको मिलती नहीं है, एंड जो ओप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स हैं उनका बॉयकॉट होना चाहिए, मतलब वो बहुत मारपीट करते हैं हमारे साथ, तो उनको बॉयकॉट करना चाहिए। अब ऐसा ही सेम आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स में हुआ था। एक मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट 1920 में स्प्रेड हो गया था। इसमें क्या हुआ था, जो कॉलोनियल यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने वहाँ के गुडेम हिल्स के जो फॉरेस्ट एरियाज थे वो बिल्कुल ही बंद कर दिए थे। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ये सोचती थी कि यहाँ पे कोई आम आदमी नहीं आना चाहिए। क्या करते थे आम आदमी, वहाँ पे अपनी भेड़ बकरियों को चराते थे, ग्रेस करवाते थे, और थोड़ी बहुत लकड़ियाँ इकट्ठी करके ले जाते थे, ताकि उनको ईंधन का यूज़ होता है ना, लाइक घर में लकड़ियाँ जलाना होता था, और फ्रूट्स को कलेक्ट करके ले जाते थे, ताकि पेट जो है वो भरा रहे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो सारे के सारे फॉरेस्ट एरिया थे उनको बंद कर दिए, जिससे कि वहाँ के लोगों को क्या लगा कि उनके जो बेसिक हक है वो उनसे छीने गए हैं, ठीक है। उसके बाद असम में जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनके लिए फ्रीडम का क्या मतलब है, कि वो जिस विलेज से बिलोंग करते हैं वहाँ पे वो इजीली जा सकें, वहाँ पे वो लिंक रखें, और अगर उनका कहीं पे भी जाने का मन है तो वो आराम से आ जा सके। लेकिन बाद में उससे पहले एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था 1859 का। उसमें क्या था, प्लांटेशन वर्कर्स को ना परमिशन लेनी पड़ती थी टी गार्डन को लीव करने के लिए, ठीक है। पहले परमिशन लोगे तब तुम टी गार्डन से निकलोगे, वरना नहीं निकलोगे। कहीं पे जाना होता था तब भी उनको परमिशन लेके जानी पड़ती थी, और अगर वो बिना परमिशन के ही निकल जाते थे टी गार्डन से तो फिर क्या होता था, उनको पनिशमेंट मिलती थी। और अगर मान लो कोई परमिशन लेता भी था कि भाई वहाँ पे जाना है, तो उन्हें परमिशन बहुत मुश्किल से मिला करती थी। तो इससे क्या हुआ, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे इस चीज़ से, तो इस बंदिश से। तो फिर क्या हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में उन लोगों को पता चला, आसाम के लोगों को। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स को जब ये पता चला कि ऐसे ऐसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फैल रहा है, हमें ब्रिटिशर्स की बात नहीं सुननी है, तो वो क्या करते थे, जो अथॉरिटीज़ होती थी ब्रिटिश वाली, उनको मना कर देते थे, और कहते थे हम तो अपनी मर्जी से जा रहे हैं, और अपने घर चले जाते थे वो आराम से बिना किसी परमिशन के, ठीक है। फिर अब जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो स्लो डाउन हो रहा था थोड़ा थोड़ा। पहले तो बहुत पीक पे रहा, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि कैसे कैसे वो पीक पे रहा, लेकिन अब जो है वो कम होता जा रहा था। कैसे, खादी क्लोथ जो था ना, जो इंडिया का फेमस क्लोथ है, वो बहुत ही ज़्यादा महंगा था, जिससे कि जो गरीब लोग थे वो उसको बाय नहीं कर पा रहे थे, अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो इसीलिए वो
बाहर के जो क्लॉथ्स थे उसको ज़्यादा देर तक बॉयकॉट नहीं कर पाए थे। साथ ही साथ जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस थे वो थे ही नहीं, सारे के सारे ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन थे, चाहे वो ब्रिटिश स्कूल हो, इंग्लिश मीडियम हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, सारे के सारे ब्रिटिश का था। एंड कोर्ट्स भी सारी की सारी गवर्नमेंट कोर्ट्स जो थी वो सारी की सारी ब्रिटिशर्स की थी। इंडिया में इतने सारे इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, तो जो बच्चे और टीचर्स थे वो बाद में दोबारा से गवर्नमेंट स्कूल जाने लग गए और लॉयर्स ने भी गवर्नमेंट कोर्ट्स को ज्वाइन कर लिया था। द नेक्स्ट इज खिलाफत मूवमेंट। अब खिलाफत मूवमेंट जो है वो महात्मा गांधी एंड जो अली ब्रदर्स थे, कौन कौन से, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ये दोनों भाई भाई थे, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी ने इन अली ब्रदर्स के साथ मिलके एक खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किया था। इस मूवमेंट में क्या था, एक ओटोमन एम्पायर है जो कि टर्की में है। जो ओटोमन एम्पायर के राजा है ना, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा हार्श बिहेवियर किया था ब्रिटिशर्स ने, बहुत ज़्यादा क्रूअलिटी शो की थी उनको। एंड जो मुस्लिम वर्ल्ड है, जो मुस्लिम लोग हैं, उनको जो ओटोमन के एम्पायर थे वो उनके स्पिरिचुअल हेड थे, जस्ट लाइक अ खलीफा थे, ठीक है। तो फिर तो फिर मुस्लिम लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि उनके स्पिरिचुअल हेड या फिर उनके खलीफा के साथ कितना ज़्यादा ब्रूटल तरीके से व्यवहार किया जा रहा है ब्रिटिशर्स द्वारा, ठीक है। एंड साथ ही साथ गांधी जी ये सोचते थे कि मैं जो भी मूवमेंट स्टार्ट करता हूँ वो पूरे इंडिया में फैलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ कुछ पार्ट में फैला और छुट्टी हो गई, वो पूरे इंडिया में होना चाहिए, तभी ब्रिटिश यहाँ से भागेंगे। और इस काम को करने के लिए जो महात्मा गांधी जी हैं, उन्होंने सोचा कि इस काम को करने के लिए हिंदू एंड मुस्लिम दोनों का आना साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिशर्स के लिए, ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए ये खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की विद द अली ब्रदर्स। एंड अली ब्रदर्स ने भी ये कहा कि हम जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है वो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे स्पिरिचुअल हेड के साथ गलत किया है। एंड हम सारे मिलकर उनको भगाने में हेल्प ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हिंदू एंड मुस्लिम जो है वो इकट्ठे आए एंड धीरे धीरे जो है वो हर चीज़ प्रोसेस में आने लगी। नेक्स्ट क्या था, चौरी चौरा इंसिडेंट। ये फरवरी 1922 में हुआ था। एंड गांधी जी ने डिसाइड किया था कि वो एक नो टैक्स मूवमेंट को चालू करेंगे। फिर क्या हुआ, पुलिस वाले आए, उन्होंने ओपन फायर चालू कर दी जिन लोगों ने भी इस नो टैक्स मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था विदाउट परमिशन। फिर जो लोग बाग है वो इस न्यूज़ को सुन के बहुत ज़्यादा एंगर में आ गए और वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए। उन्होंने पुलिस स्टेशन की तरफ अटैक किया, उसको पुलिस स्टेशन को जला भी दिया। और ये इंसिडेंट जो है वो कहाँ पे हुआ था, चौरी चौरा इन यूपी, ठीक है। फिर जैसे ही न्यूज़ गांधी जी तक पहुंची कि चौरी चौरा में ऐसा हुआ, तब उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वहीं पे रोक दिया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि तो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो रहा है एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों की जान जा रही है और जो सत्याग्रही हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल रही है कि एक बड़ा सा स्ट्रगल पूरी इंडिया में कैसा किया जाए, ठीक है। उसके बाद एक स्वराज पार्टी यानी कि क्या डिमांड, स्वराज पार्टी इन द सेंस ऐसी पार्टी जो कि स्वराज चाहती थी, पूरा स्वराज चाहती थी, यानी पूरे इंडिया को चाहती थी। एंड वो चाहती थी कि कोई भी बाहर की कंट्री या फिर बाहर के लोग इंडिया पे रूल ना करें, इंडियंस जो है वो अपनी कंट्री में रूल करें, ठीक है। तो स्वराज पार्टी बनी थी बाय CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। एंड उसके बाद साइमन कमीशन भी हुआ था। साइमन कमीशन 1928 में था। इसमें क्या हुआ था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने 7 लोगों को अलॉट की थी एक ड्यूटी कि जो इंडियन जो गवर्निंग बॉडीज़ है उनके अंदर क्या क्या पॉलिसीज़ बन रही है, तो हम तक सारी खबर लाओगे, ठीक है। तो फिर ये था साइमन कमीशन जो कि ब्रिटिशर्स ने बनाया था। उसके बाद जो कांग्रेस के लोग थे एंड जो इंडियंस थे उनको ये चीज़ पसंद नहीं थी साइमन कमीशन। तो जो कांग्रेस के लीडर्स थे एंड जो बाकी लोग थे उन्होंने फिर बाद में मार्च करना स्टार्ट कर दिया था एंड गो बैक साइमन की उन्होंने रैली करनी चालू कर दी थी। तो साइमन कमीशन भी इस तरीके से बॉयकॉट हुआ था। फिर लाहौर कांग्रेस सेशन हुआ एंड वो पूर्ण स्वराज को डिमांड कर रहे थे इन 1929। उसके बाद दांडी मार्च, जिसको हम सॉल्ट मार्च भी कहते हैं, वो चालू हुई थी। और दांडी मार्च के साथ साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था। अब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था और इसके क्या फीचर्स थे, जैसे कि गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में तो बोलते ही है कि तुम ब्रिटिशर्स का कोई भी कहना मत मानना, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी ये कहते हैं कि तुम बात तो मानना ही मत, साथ के साथ आप जो वो लॉ भी है ना उनके, वो भी तोड़ देना। बेशक उनके कोई भी रूल्स है, कोई भी लॉ है, वो तुम तोड़ देना।
फॉरेन क्लोथ को एकदम बॉयकॉट कर दो एंड लीकर शॉप्स को भी धरना पे बैठ जाओ, पीजेंट्स को कोई भी रेवेन्यू कोई भी टैक्स नहीं देना, स्टूडेंट्स लॉयर्स और जो विलेज के ऑफिशियल्स हैं ना तो उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना, कॉलेजेस में जाना, ना उनको कोर्ट एंड ऑफिस में जाना। तो ये थे कुछ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के फीचर्स कि ऐसा ऐसा होगा। देन आता है सॉल्ट मार्च, जिसको हम डांडी मार्च भी बोलते हैं। ये हुआ था 31 जनवरी 1930 को, जिसमें महात्मा गांधी लॉर्ड या फिर वाइसरॉय इरविन को एक लेटर लिखते हैं एज अ वार्निंग। एंड उस लेटर में ना 11 डिमांड होती हैं, जिसमें से एक डिमांड ये थी कि सॉल्ट के ऊपर जो टैक्स लगाया है ना तुमने, उसको एबॉलिश कर दो। सॉल्ट जो है वो सबकी एक बेसिक इसेंशियल नीड है, सब चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है चाहे वो मिडिल क्लास है, सबके लिए नमक जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसेंशियल आइटम है। और तुम इसी के ऊपर टैक्स लगाओगे तो ये हमारा अपमान होगा, हमारे देश का अपमान होगा एंड ये एक तरीके का अत्याचार होगा, तो तुम इस टैक्स को हटा लो। तो फिर गांधी जी ने वाइसरॉय इरविन को एक अल्टीमेटम या फिर एक वार्निंग दी थी और उन्होंने कहा था अगर उनकी डिमांड नहीं फुलफिल हुई 11 मार्च तक, तब वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को चालू कर देंगे। ठीक है, सो एज यूजुअल उनकी डिमांड जो है वो पूरी नहीं हुई, तो उन्होंने फेमस अपना सॉल्ट मार्च चालू कर दिया था 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ। और ये जो मार्च था, ये जो रैली थी वो 240 माइल्स की थी। और ये स्टार्ट कहाँ से थी, जो गांधी जी का आश्रम था ना साबरमती गुजरात से, वहाँ से लेकर कोस्टल टाउन ऑफ डांडी तक ये मार्च थी। वॉलंटियर्स जो थे, जो 78 वॉलंटियर्स थे, वो 24 दिनों तक लगातार चलते रहे और 10 मील एक दिन में उनको कवर करना था। फिर जैसे ही जिस जिस जगह गांधी जी एंड वॉलंटियर्स रुकते थे रेस्ट करने के लिए बेसिकली, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो गांधी जी को सुनने के लिए आते थे कि वो कह क्या रहे हैं। ठीक है, तो गांधी जी उनको स्वराज के बारे में समझाते एंड उनसे कहते कि शांति से इन ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाओ किसी भी तरीके से। ठीक है, और हमें ब्रिटिशर्स को हराना है, इंडिया से भगाना है। ठीक है, लेकिन सब कुछ शांति से होना चाहिए, कोई भी मारकाट, किसी को भी पीड़ा नहीं पहुंचनी चाहिए। फिर 6 अप्रैल को गांधी जी जो है वो डांडी पहुंच गए एंड उन्होंने जो इस लॉ था, ब्रिटिशर्स के द्वारा जो लॉ था, उसको तोड़ दिया। उन्होंने क्या किया, 100 की सॉल्ट की या फिर नमक की मैन्युफैक्चरिंग की सी वाटर को बॉईल करके, और इससे क्या हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो चालू हो गया, क्योंकि उन्होंने लॉ ब्रेक कर दिया था इस तरीके से। अब इस मूवमेंट में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में किस किसने पार्टिसिपेट किया था, बेसिकली बहुत सारे कंट्री के पार्ट्स ने इस मूवमेंट में दाखिला या फिर पार्टिसिपेट किया था। गांधी जी ने सॉल्ट मार्च साबरमती आश्रम टू डांडी किया था और अपने फॉलोअर्स के साथ ही स्टार्ट किया था। कंट्री साइड पे जो गुजरात के रिच पतीदार्स थे और उत्तर प्रदेश के जो जाट्स थे, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे इस मूवमेंट में। एंड जो रिच कम्युनिटीज़ थी उनको भी काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक हिट मिला था, मतलब जो ट्रेड डिप्रेशन था और हर चीज़ों के दाम गिर रहे थे, तो इससे वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गए थे, जिससे कि उन्होंने पूरा सपोर्ट किया गांधी जी का। ठीक है, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में एक्टिव पार्टिसिपेशन किया। मर्चेंट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी इस मूवमेंट को सपोर्ट किया, थोड़े बहुत पैसे का सहारा लगा के, और उन्होंने इम्पोर्टेड गुड्स को बाय एंड सेल करने से भी मना कर दिया था। जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास थी नागपुर रीजन की, उन्होंने भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। रेलवे वर्कर्स, डॉक वर्कर्स और इन सब ने भी पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और रैलीज उन्होंने की थी और बॉयकॉट कैंपेन भी उन्होंने स्टार्ट किए थे। अब इस मूवमेंट की लिमिट्स क्या क्या थी कि अनटचेबल्स जो हैं, जिनको क्लासिफाई किया गया था एज अनटचेबल्स या फिर दलित लोग, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कम पार्टिसिपेशन किया था। और जो मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने भी बहुत हल्का फुल्का पार्टिसिपेशन किया था। अब ये पूना पैक्ट 1932 क्या था, जैसे अब रिजर्वेशन है ना, बिल्कुल वैसा ही था ये भी। इसमें जो डॉक्टर अंबेडकर एंड गांधी जी थे उन्होंने एक एग्रीमेंट या फिर एक पैक्ट, एग्रीमेंट एंड पैक्ट एक ही चीज़ है, अंबेडकर जी ने एंड गांधी जी ने एक एग्रीमेंट या फिर पैक्ट को साइन किया था, जिसमें जो डिसएडवांटेज या फिर डिप्रेस्ड क्लासेज, जिनको कोई भी एडवांटेज नहीं मिलता, उनके लिए सेंट्रल प्रोविंशियल काउंसिल में, ये गवर्निंग बॉडी थी, उसमें रिजर्व सीट उन्होंने करवाई थी फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। और जो जनरल इलेक्टोरेट थे वो वोट करके किसी डिप्रेस्ड क्लास के मेंबर को चुनेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हमारा लास्ट टॉपिक ये है कि द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। अब देश में इतना सब कुछ चल रहा था,
तो सबको यूनाइट करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी थी। अब जैसे हम अगर कोई काम करने जाते हैं तो हमें थोड़ी बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत होती है ना, एंड उस मोटिवेशन के कारण ही हम कोई काम कर पाते हैं, राइट। तो फिर द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, अब सबके सब इंडियंस चाहते थे कि हमारी जो इंडिया है वो फ्री हो जाए, पूर्ण स्वराज हो जाए। तो फिर सबको यूनाइट करने के लिए कुछ कुछ चीज़ें होती थी, जैसे कि जब नेशनलिज्म फैला तो बहुत सारे कल्चरल प्रैक्टिसेस होने लग गई थी। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, यूज़ ऑफ फिगर्स एंड इमेजेस। इंडिया जो है वो यूनाइट हो जाता है जब भी भारत माता की बात आती है, तो ठीक है, एक मदर फिगर की तरफ डिवोशन होता था, ठीक है। तो जैसे ही भारत माता की पिक्चर वो देखते थे एंड भारत माता के नारे लगते थे, तब सारे के सारे यूनाइट हो जाते थे, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस आ जाती थी, ओके। नेक्स्ट इज इंडियन फोकलोर। जैसे कि इंडियन फोकलोर लाइक गाने वगैरह और जो टेल्स थी, जब वो लोग सुनते थे, रिकॉर्डिंग सुनते थे, तब भी वो यूनाइट हो जाते थे, है ना। तो ये सब कुछ चीज़ें थी। एंड यूज ऑफ आइकन्स एंड सिंबल इन फॉर्म ऑफ फ्लैग, एक ट्राई कलर फ्लैग को कैरी करना जब भी रैलीज या फिर मार्च होते थे, उसको होल्ड करना, तो वो भी एक कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस का पार्ट था। और उसके बाद इंडियंस जो थे वो थोड़ा बहुत पास्ट में भी देखते थे कि कैसे इंडियंस ने एंशियंट टाइम में कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट की इन द फील्ड ऑफ साइंस, आर्ट, मैथमेटिक, रिलीजन एंड कल्चर, ठीक है। और ये इस ग्लोरियस टाइम को याद करते थे हिस्ट्री के, ठीक है। और उसके बाद फिर इंडियन की हिस्ट्री को याद कर करके वो और ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते थे, ठीक है। तो इसी के साथ साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट होता है। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।